नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के विविध पक्षों के अंतर्गत नगरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह मानव के विकास का स्वाभाविक परिणाम था। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज करके की। इसी कारण से इस सभ्यता का औपचारिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। यद्यपि इस सभ्यता को विद्वानों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन ये माना जाता है कि तकनीकी तौर पे जिस स्थान का सबसे पहले उत्खनन होता है, उस सभ्यता का नामकरण उसी सभ्यता के आधार पर किया जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चात जिस दूसरे महत्वपूर्ण स्थान की खोज हुई वो था मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी हुआ है तथा इसके सैकड़ों स्थल हैं, किंतु मात्र 9 स्थल ही इसके नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 9 नगरों में प्रमुख हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, गनेरीवाल तथा धोलावीरा। छात्र ध्यान रखेंगे कि यद्यपि इन 9 नगरों के आधार पर इस सभ्यता के नगरीकरण की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन सभी नगरों में नगरीकरण की योजना समान नहीं थी, उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिकांश जो हड़प्पा के नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। एक पश्चिमी भाग जिसे गढ़ी अथवा सिटाडल कहा जाता था, और दूसरा होता था निचला नगर यानी पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था वो सामान्यतः किलेबंद होता था तथा यह कृत्रिम चबूतरे पर निर्मित होने के कारण पूर्वी टीले से ऊंचा किंतु छोटे आकार का आयताकार क्षेत्र होता था, जबकि जो दूसरा पूर्वी टीला होता था जिसे निचला नगर भी कहते थे, यह सामान्यतः किलेबंद या दुर्गीकृत नहीं होता था और इसमें सामान्य जनता निवास करती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यद्यपि अधिकांश नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका विभाजन भिन्न प्रकार से हुआ है। जैसे लोथल और सुरकोटड़ा में पश्चिमी और पूर्वी टीला दोनों नगर एक ही दीवार से रक्षित थे। धोलावीरा 2 की बजाय 3 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिम में गढ़, पूर्व में निचला नगर और मध्य में मध्यमा। चहुंदड़ो की विशेषता यह है कि यहाँ के गढ़ की किलेबंदी नहीं की गई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो नगरों का विभाजन था उसमें भिन्नता पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है भवन निर्माण। इस सभ्यता के लोगों ने अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में उच्च कोटि के भवन निर्माण का परिचय दिया।
उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया, जिनकी पहचान व्यापारिक वर्ग के दुकानों, सामान्य जन के घरों और सार्वजनिक भवनों के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता के कई घरों में, यानी प्रत्येक घर में लगभग स्नानागार होता था तथा घर के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। छात्र याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की सर्वोत्तम विशेषता नालियों का प्रबंध है। कई घरों में शौचालय भी निर्मित थे और हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जहाँ के लगभग सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा जो घरों के दरवाजे व खिड़कियाँ थे वो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। अब इसका कारण क्या है, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद पाए जाते हैं। इसका एक अपवाद है कि लोथल में भवनों की जो खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए हैं। जहां तक गलियों का प्रश्न है, गलियां सीधी होती थी तथा लगभग इनकी चौड़ाई 2.2 मीटर तक होती थी। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में अलंकरण नहीं पाया जाता। इसी कारण पीगड़ महोदय ने इसकी भवन निर्माण शैली की आलोचना भी की है। हड़प्पा सभ्यता के भवनों में क्षेत्रीय उसकी जो निर्माण सामग्री होती थी उसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती थी। अधिकांश जगह ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। इसके अलावा घर में छतों और ऊपर की दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। जहां तक फर्श का प्रश्न है, अधिकांश तय मिट्टी को ठोक पीट कर बनाए जाते थे। महत्वपूर्ण इमारतों के फर्श प्राय पक्की ईंटों से निर्मित हैं। छात्र विशेष रूप से याद रखेंगे कि कालीबंगा से एक अलंकृत ईंटों का फर्श मिला है। इसके अलावा प्रत्येक घर में लगभग कुआं पाया जाता था। अब हम देखते हैं सड़क निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश सड़कें हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी। इसका अपवाद कालीबंगा में मिलता है, जहां पर एक सड़क को पक्की बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सड़कें प्राय एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी, लेकिन प्रत्येक नगर में ऐसा नहीं होता था। नगर की मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रथम सड़क है वो 10 मीटर से अधिक चौड़ी है। इस मुख्य सड़क के अलावा सहायक सड़कें भी होती थी जो विभिन्न चौराहों पर मुख्य सड़क से मिलती थी। इन सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा एकत्रित करने के लिए कचरा पात्र रखे जाते थे या गड्ढे खोदे जाते थे। फिर नाली प्रबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसके नगरीकरण की, इसलिए इसको अलग से मेंशन कर रहे हैं। नाली प्रबंधन विश्व में की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं और जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं, उन सभी सभ्यताओं में सर्वोत्तम जल निकासी की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में है। यहाँ के सबसे छोटे गांवों और कस्बों में भी नालियों की योजनाबद्ध व्यवस्था की गई थी। नालियों द्वारा जल निकासी की व्यवस्था ही सिंधु सभ्यता को समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ बनाती थी। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचगृह की निकासी एक बड़ी नाली में मिलती थी तथा ये विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियां आखिर में एक बड़ी सार्वजनिक नाली में मिल जाती थी। साधारणतः बड़ी नालियों को पत्थर के खंडों से यानी टुकड़ों से तथा छोटी नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था।
ठोस वृज्य पदार्थों के लिए कुछ दूरी पर आयताकार सॉकपिट का मतलब गड्ढे बने होते थे, जिनकी नियमित सफाई भी होती थी। नालियों में जो ईंटें यूज की जाती थी, उनको आपस में मजबूती प्रदान करने के लिए गारे व जिप्सम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता था। कालीमंगा में लकड़ी की नाली के तथा लोथल की खुदाई से सार्वजनिक सीढ़ीदार नाली के प्रमाण मिले हैं, लेकिन नाली प्रबंध में कुछ दोष भी पाए गए हैं, और इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि मोहनजोदड़ो में कुछ नालियाँ कुएं के पास से गुजरती हुई मिली हैं, जिससे संभावना व्यक्त की गई है कि इनसे जल प्रदूषण अथवा महामारी फैली होगी। अब देखते हैं कि भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग किस प्रकार से होता था। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि लोथल, रंगपुर और कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंट बिछाने जोड़ने की इंग्लिश बॉन्ड या स्टाइल पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। जैसे आपने कई बार वर्तमान में भी देखते हैं कि भवनों का निर्माण करने में इस पद्धति को अपनाया जाता है। यह कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे कि इन ईंटों का जो आकार होता था, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो क्रम से आधा होता जाता था। यानी इनका अनुपात है 4:2:1 कि जितनी लंबाई होती थी उसकी आधी उसकी चौड़ाई और उसकी आधी उसकी ऊंचाई। इसके अलावा मकानों की तुलना में जो रक्षा दीवारें बनाई जाती थी, उसमें बड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मैंने पहले बताया कि ईंटों की जुड़ाई के लिए गीली मिट्टी या गारे का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा नालियों की जुड़ाई में जिप्सम का तथा मोहनजोदड़ो के वृहद स्नानागार में बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया है। ईंटें कई प्रकार की होती थी, जैसे कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फनीदार ईंटें यानी जो कुएं और मेहराब बनाने में काम में आती थी, एल आकार की ईंटें जो इमारतों के कोणों की चिनाई में काम आती थी। जो उस समय गीली ईंटें होती थी, उनको मैदान में सुखाकर रखा जाता था, जिस कारण से कई बार किसी पशु के उसके ऊपर गुजर जाने से चिन्ह भी मिले हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है कि चहुंदड़ों से एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली और कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ विशिष्ट भवन भी मिले हैं जो इस सभ्यता को विशेष बनाते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार, लोथल से प्राप्त डॉकयार्ड जिसे बंदरगाह भी संज्ञा दी गई है, तथा धोलावीरा का स्टेडियम जिसे विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में नगरीकरण के अंतर्गत विविध पक्षों का विकास हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इसके सामाजिक पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यान रखेंगे कि एक बार मैं संक्षेप में रिपीट कर दूं कि इसमें 2 प्रश्न जो छोटे प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं, वो एक तो याद रखेंगे कि किन किन नगरों में नगर का विभाजन किस प्रकार से किया गया था। लोथल है, धोलावीरा है, चहुंदड़ो है, इनका विशेष रूप से याद रखेंगे। सामान्यतः नगर 2 भागों में विभाजित होते थे। दूसरा एक मैंने बताया कि ईंटों के आकार और अनुपात के बारे में याद रखेंगे। और तीसरा, विशिष्ट भवन कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।